आज यहाँ पहुंच प्रधानमंत्री ज्ञान की धरती गया और सीमांचल के पूर्णिया में रैली को संबोधित करने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और अब दूसरे चरण के लिए प्रचार का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज बिहार में 2 जनसभाएं करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 9:45 पर गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। करीब 10 बजे वो गया के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में रैली करेंगे। मंच पर पीएम के साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। गया के बाद प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां वो करीब 1 घंटे तक रंगभूमि मैदान में जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे। यहां भी नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। पीएम के अलावा बीजेपी आलाकमान भी प्रचार में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:15 बजे जम्मू कश्मीर और दोपहर 2:15 बजे गढ़वाल में जनसभा करेंगे और शाम को करीब 6 बजे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10:30 बजे तमिलनाडु के रामनाथनपुरा में, दोपहर 1 बजे अजहरनगर और शाम करीब 4 बजे पेरम्बलूर में रोड शो करेंगे। तो पीएम मोदी ने सोमवार को 2047 तक भारत को विकसित बनाने के अपने नजरिए पर खुल करके बात की है। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव प्रचार में हर विपक्षी दल लगातार कह रहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। इस चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी गर्म है। इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। तो सोमवार को राहुल गांधी ने बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि जिन्होंने चंदा दिया उन्हें ठेका मिला है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गूंजने लगा है। सोमवार को राहुल वायनाड के दौरे पर थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा, जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पे इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सच्चाई बाहर आई है। सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आदेश दिया होता कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, किसी को पता ही नहीं चलता किसने पैसा दिया, किसको गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की बदौलत हुआ है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को बचा नहीं सकते। वहीं यूपी के मैनपुरी से डिंपल यादव आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी। मैनपुरी की लड़ाई इस बार बहुत ही रोमांचक, बहुत रोचक होने वाली है। बीजेपी ने डिंपल के खिलाफ जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। यूपी की चर्चित लोकसभा सीट मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव आज नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। डिंपल की जीत के लिए समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है। मैनपुरी को यादव बहुल सीट माना जाता है। ऐसे में इस बार यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। डिंपल यादव ने कहा कि पूरे यूपी में बदलाव की लहर चल रही है। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और मैनपुरी में भी खास तौर पे कि जो लोग
पिछली बार रह गए थे वो इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, तो ये बदलाव आप देखेंगे। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में इस बार यहां की वर्तमान सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी इस बार मैनपुरी के किले पर किसी भी हाल में जीत हासिल करना चाहती है। इसी वजह से जयवीर सिंह के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता नईम खान के भाई मुनीर खान ने बारामूला से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट ने टिकट दिया है। जेल में बंद अलगाववादी नेता नईम खान के भाई मुनीर खान ने मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री कर ली है। मुनीर खान कश्मीर घाटी के बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट ने मुनीर खान को बारामूला सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होने के बाद मुनीर खान ने कहा कि उनकी विचारधारा नईम खान से अलग है। उनका मकसद घाटी में युवाओं के लिए काम करना है। उन पार्टीज ने सही तरीके से हमारे यूथ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की होती, कुछ चीज़ों की ऐसी कि जिसकी ज़रूरत अभी है, जिसकी मुझे ज़रूरत लग रही है, तब हमें आने की ज़रूरत नहीं थी। तब तो वो थे यहाँ पे, हमें और पार्टियां बनाने की क्या ज़रूरत। पूर्व अलगाववादी नेता और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन भी बारामूला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इसी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं जेल में बंद पूर्व विधायक इंजीनियर राशिद ने भी बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की है। मुनीर खान के मैदान में उतरने से इस लोकसभा सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज मतदान के दौरान वीवीपैट पर्ची दिखाने की प्रक्रिया को संदिग्ध बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन है। लोकसभा चुनाव में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर सियासी बहस पहले से गर्म है, लेकिन इस बीच वीवीपैट और ईवीएम को लेकर एक बहस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आज इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। मतदान के दौरान वीवीपैट पर्ची दिखाने की प्रक्रिया को संदिग्ध बताने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये याचिका दायर की है। मांग की गई है कि वोटर को इस बात की पुष्टि कराई जाए कि उसका वोट दर्ज हो गया है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक वीवीपैट मशीन पर मतदाता ये तो देख सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट देने के लिए बटन दबाया था उसका वोट उसी को गया है, लेकिन ये वोट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं इसकी व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए इस मांग को अव्यवहारिक बताया है। इसके अलावा चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। फिलहाल वीवीपैट पेपर पर्चियों को केवल 5 चुनी हुई मशीनों से ईवीएम से मिलान किया जाता है। अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव मनाए जाने की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। स्वागत द्वार से लेकर गर्भगृह तक पूरे परिसर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा। देखिए, अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद ये पहला मौका है जब रामलला अपने जन्म स्थान पर अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अब इस विशेष त्योहार के लिए भव्य तैयारी भी हो रही है। पूरा मंदिर परिसर रोशनी में नहाया हुआ है। मंदिर के जन्मभूमि पथ पर बने स्वागत द्वार से लेकर गर्भगृह तक आकर्षक लाइटें और फूलों से सजाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए कई लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वहीं मंदिर परिसर में मशहूर कलाकारों द्वारा संगीत गायन, बधाई गीतों का आयोजन प्रारंभ हो गया है। पहले 1 घंटे लग जाते थे, अभी आधे घंटे में भोग, पारखत धुलना और आरती, ये तीनों चीज़ें होंगी, जिससे किसी प्रकार से पब्लिक को बहुत ज़्यादा धूप में खड़ा ना रहना पड़े और भगवान का दर्शन करके वो तत्काल निकल सकें। रामनवमी के दिन सुबह 4 बजे से भक्त अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। रात्रि 11 बजे तक ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। तो आइए आपको बता देते हैं कि रामनवमी के इस पावन पर्व पर भक्त रामलला के दर्शन कैसे कर सकते हैं और क्या है इस विशेष पर्व का पूरा कार्यक्रम आपके सामने। रामनवमी पर विशेष कार्यक्रम, दर्शन का जो समय सुबह 4 बजे से शुरू होगा और रात के 11 बजे तक आप दर्शन कर पाएंगे। नॉन स्टॉप ये दर्शन होगा। भक्त लाइन में लगेंगे सुबह 3:30 बजे से। तो रामनवमी पर जो विशेष कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे ही कल खुल जाएंगे। साथ ही सुबह 5 बजे से जो श्रृंगार आरती का समय है वो अपने तयशुदा समय पर होगा और दर्शन कर पाएंगे लगातार 19 घंटे तक प्रभु श्री राम के भक्तगण।
मंदिर के कपाट बंद होंगे रात 11 बजे। सुबह से जो दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी वो रात 11 बजे तक जारी रहेगी। रामनवमी के विशेष पर्व पर भगवान राम के लिए विशेष वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो विशेष वस्त्र हैं डिजाइनर मनीष त्रिपाठी तैयार कर रहे हैं, जिनसे जी न्यूज ने खास मुलाकात की बात की। रामनवमी का ये पर्व अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम के बाद ये एक और मौका है जब देश राम भक्ति में सराबोर दिखाई देगा और जब पहली बार रामलला अपना जन्मदिन अपने निवास स्थान पर मना रहे होंगे तो उसके लिए खास पोशाक भी बनाई जानी चाहिए। रामलला के लिए इस विशेष पर्व पर पोशाक डिजाइनर मनीष त्रिपाठी तैयार कर रहे हैं। जी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की और इस पोशाक के बारे में जाना। पोशाक जो है वो पीले रंग की रहेगी, उसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसी कढ़ाई होगी, क्या छपाई होगी, क्या उस पे मोटिव मुद्रित हैं या क्या चिन्ह उसके ऊपर हैं, ये सब आप पोशाक देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी रामलला ने जो वस्त्र धारण किए थे वो मनीष त्रिपाठी ने बनाए थे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद और तब से अब तक रोज जो वस्त्र रामलला को पहनाए जा रहे हैं वो मनीष त्रिपाठी ही तैयार करके अयोध्या भेजते हैं। और खबर अब चुनावी। राजस्थान के अजमेर में प्रियंका गांधी ने सोमवार को रोड शो किया और इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कि पुलिस वाले कांग्रेस विधायक के धक्का मुक्की उनके साथ कांग्रेस विधायक के साथ करते दिख रहे। पुलिस वाले इस भीड़ में जिसे धकेलते हुए ले जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक जुबैर खान हैं। पुलिस की ये अभद्रता कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। पूरा मामला ये है कि प्रियंका गांधी का रोड शो सोमवार को अलवर में शहीद स्मारक से शुरू हुआ और काशीराम चौराहे के पास खत्म हुआ। जैसे ही वहाँ पर रामगढ़ के विधायक जुबैर खान उस गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी। समापन के तुरंत बाद जब विधायक जुबैर खान नीचे उतर कर जाने लगे तो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें नहीं पहचान पाए और धक्का मारते हुए बाहर की तरफ कर दिया। इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पूरे प्रकरण के बारे में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। वहीं दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए राजस्थान चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अलवर पुलिस अधीक्षक को भी जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग की है। कश्मीर घाटी की बात करें, यहाँ के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी को देखते हुए हिमस्खलन का अलर्ट भी जारी किया है। अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर के कई इलाके एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। गुरेज, मालिश, गुलमर्ग, केरन और जवाहर सुरंग के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों की छतों पर कई इंच तक बर्फ जम गई है तो वहीं सड़कें भी बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश और बर्फबारी के चलते रामबन के पास जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी और लद्दाख में अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बने रहने की भविष्यवाणी की है। बारिशें जो ये चलता रहेगा शाम तक कुछ जगहों के अंदर और इसी तरह खासकर 18-19 के दरमियान भी जो है मॉडरेट बारिशों के चांस हैं। कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी इम्कानात हैं और थंडरस्टॉर्म लाइटिंग भी कुछ एक जगहों के अंदर हो सकती है। कश्मीर में पिछले 4 दिनों से मौसम बेहद खराब है। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर हिमस्खलन का अलर्ट भी जारी किया है। खबर इंदौर से है, जहां एक युवक को पुलिस से दबंगई करना महंगा पड़ गया। पुलिस के एक्शन के आगे उस युवक की जो पूरी हेकड़ी है वो निकल गई। ये पूरा मामला दरअसल क्या है, देखिए 1 मिनट में। इंदौर में पुलिस से माफी मांगते हुए इस युवक का नाम है करणजीत सिंह। खजराना थाना क्षेत्र के एक लिस्टेड बदमाश का बेटा है। करणजीत को पुलिस को दबंगई दिखाना महंगा पड़ गया। न सिर्फ इसका पुलिस ने जुलूस निकाला, साथ ही कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। दरअसल पुलिस जब खजराना थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी तो इस दौरान नशे में धुत करणजीत सिंह हूटर बजाते हुए सिग्नल तोड़कर भाग रहा था। पुलिस कर्मियों ने करणजीत को पकड़ लिया और कार्रवाई करने लगी, जिसे लेकर करणजीत पुलिस से भिड़ गया और दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि करणजीत पुलिस से बहस कर रहा है। तेरी अभी इतना मारूंगा तेरे को। इसके बाद पुलिस करणजीत को रात में ही थाने लेकर पहुंची। करणजीत का नशा उतरते ही सारी हेकड़ी भी निकल गई, जिसके बाद वो पुलिस से कान पकड़कर माफी मांगते नजर आया। जी न्यूज़।